हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में रसायन विज्ञान कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मेरा मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं ये सभी बीपीएससी पुरोलोकन घटना चक्र के क्वेश्चन हैं। और सब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो बीपीएससी टीआरई 2 है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए हुए थे, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को और फ्रेंडों तक अगर हो सके तो ज़रूर शेयर कीजिए। हो सके नहीं, आप शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल मेरा वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूं। और फ्रेंड्स, एक बात बोल रहा हूं कि मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। जाके कोई भी आपको हेल्प लेना हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और हमारे जितने भी रसायन विज्ञान ये मैं करा रहा हूँ, फिजिक्स के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ जो कि जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है फिजिक्स का, तो आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। और बहुत सारे फिजिक्स हो गया मेरा, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, बिहार ज्योग्राफी हो गया या ज्योग्राफी हो गया, तो मैंने ऑलरेडी सब करा चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सब हम सब हमारे प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं और आप जाके देख सकते हैं वहाँ से सभी वीडियो को मेरे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोहे का विशुद्धतम रूप है। तो हमारा पिटवा लोहा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। और कच्चा लोहा जो है ये फ्रेंड्स हमारा शुद्धतम हो गया, ये हमारा शुद्ध लोहा हो गया, जिसमें हमारा इसमें आयरन की मात्रा जो होती है वो 2.4% होती है। तो याद रखिएगा। तो लोहे का विशुद्धतम रूप कौन सा हो गया? पिटवा लोहा। और अगर पूछेगा शुद्धतम रूप लोहे का तो कच्चा लोहा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? इसमें से बताना है हमारा कौन सा एक तत्व नहीं है। तो गैस जो है हमारा एक तत्व नहीं है, धातु है, अधातु है और उपधातु है, ये सब तत्व हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों तथा धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी अक्रिय गैसों का अधातु की श्रेणी में रखा गया है। याद रखिएगा, ये जितने भी हैं ये सब हमारे गैसों की, अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हमारा गैस हो जाएगा, ये एक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो 4 का क्या हो जाएगा? हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आपको तो बताए थे फ्रेंड्स कि पी और एन याद रखिएगा, इसलिए कि पी एन याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन याद रखिए। इलेक्ट्रॉन याद नहीं रखिएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि ई हम नहीं बताए थे इसमें। हम बोले थे कि इसका आप ऐसे याद कीजिएगा कि पी एन हमारा इसमें, इसके अंदर में परमाणु के नाभिक में पी एन रहते हैं। पी एन मीन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बस कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का घनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस नाभिक के घटक हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एवोगाड्रो का नियम हो जाएगा। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो एवोगाड्रो का नियम हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा। अवोगाड्रो के नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में कणों या अणुओं की संख्या समान होती है। किसी गैस के 1 ग्राम मोल अणुओं की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन हमारा, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, बताइए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 38 हो जाएगा, क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन है और हमारा इलेक्ट्रॉन है तो इनकी संख्या क्या होती है, ये जब भी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दिया रहे तो इसको ऐड कर दीजिएगा, 20 + 18 हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा। इनकी द्रव्यमान संख्या है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। और प्रश्नानुसार हमारा जो है दिया हुआ है कि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या P + N, याद रखिएगा, ये बताए थे P + N, तो हमारा क्या हो जाएगा 38। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो बताना है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है वो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो ईट का क्या हो जाएगा आंसर हमारा, सी हो जाएगा, C/35 हो जाएगा, सॉरी C/137 हो जाएगा। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, C/137 सॉरी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि हमारा निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु Z = 1 होता है कि कक्षा में एक इलेक्ट्रॉनों की चाल C/137, जहाँ C प्रकाश की चाल होती है। आंसर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लूटोनियम और न्यूक्लियाइड 94Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसमें बताना है हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा बी हो जाएगा, 148 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 148 हो जाएगा हमारा आंसर, बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये निकालने का हमारा क्या है, जिसमें 242 ये लास्ट वाला है ये हमारा, और ये इसमें से हम 94 को क्या करेंगे, 94 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 148। तो यही करते हैं, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर इसलिए बी दिया हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? इसमें से बताना है हमारा कौन सा कण जो है वो आवेश रहित है। तो न्यूट्रॉन जो है हमारा कण जो है आवेश रहित है, क्योंकि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अपरमाणुक कण है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। तो याद रखिएगा कि हमारा वैज्ञानिक जेम्स चैडविक जो थे वो न्यूट्रॉन के खोज किए थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो 11 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, अल्फा किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा किरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, अल्फा किरण, जो कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की बीटा कण के रूप में जाना जाता है। स्पष्ट रूप से अल्फा कण प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण सकारात्मक रूप से आवेशित होता है, जबकि बीटा कण इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। तो याद रखिएगा, हमारा जो अल्फा कण है प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण सकारात्मक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण हमारा बीटा कण जो होता है इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। कैथोड किरणें एक डिस्चार्ज ट्यूब में नकारात्मक इलेक्ट्रॉन कैथोड छोड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है। तो याद रखिएगा कि हमारा ये कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो अल्फा किरण हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या में होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, किसमें, द्रव्यमान संख्या में होते हैं, क्योंकि समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होते हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं, तथा समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। याद रखिएगा, समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं,
समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं और समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। समान परमाणु भार वाले तत्व क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको फिर से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, एक नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13। एक नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो हमारा आंसर हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा फ्रेंड्स। और जो है नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है जब किसी भारी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व हल्के तत्वों में टूट जाता है एवं इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। किसी भारी तत्व का हल्के तत्वों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है फैराडे स्थिरांक। तो फैराडे स्थिरांक 14 हो जाएगा हमारा। फैराडे स्थिरांक है, इसमें से बताना है हमारा क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो है ये सार्वभौमिक स्थिरांक है। जो फैराडे स्थिरांक है हमारा, ये कौन सा है? सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी फ्रेंड्स। इसमें फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह 96,487 कैलोरी पर मोल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो उदासीन विलयन जो होता है इसका मान हमारा क्या होता है? 7 होता है। और फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा उदासीन जो है, उदासीन विलयन का मान हमारा 7 होता है। और उदासीन में हमारे जैसे शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है। और ये 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान हमारा 7 होगा। और ये अगर 7 से अधिक पीएच मान का विलयन जो होगा वो हमारा क्षारीय होगा। 7 से अगर अधिक हमारा जो है विलयन होगा, सॉरी पीएच मान का विलयन होगा 7 से अधिक, तो वो क्षारीय हो जाता है। और 7 से जो कम पीएच मान का विलयन होता है वो हमारा अम्लीय होता है। याद रखिएगा, अगर हमारा पीएच मान जो होता है वो हमारा 7 से अगर अधिक हो तो हमारा वो क्षारीय होगा, और 7 से अगर कम हो तो हमारा क्या होगा? अम्लीय होगा। याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो ये बताना है आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो क्षारीय विलयन का। क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होगा और 7 से कम जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। आंसर हमारा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा, पानी का पीएच मान है क्या है? तो बताना है पानी का पीएच मान जो है हमारा कितना है? 7 ही है। पानी का पीएच मान जो कितना है? 7 है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो इसमें से हमारा बोरॉन का जो गलनांक है सबसे उच्च होता है। क्वेश्चन है किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरॉन का सबसे गलनांक उच्च होता है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था में पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक पर ठोस और द्रव प्रावस्था साम्यावस्था में होती है। और बोरॉन का गलनांक 24,453 केल्विन, और एल्युमिनियम का गलनांक 933 केल्विन, सिलिकॉन का गलनांक 1693 केल्विन तथा लोहा का गलनांक 1808 केल्विन है। अतः बोरॉन का गलनांक सबसे उच्च है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? बोरॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम जो है रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है बताना है। तो 19 का आंसर हमारा ई हो जाएगा, Al2O3। क्या हो जाएगा? Al2O3 हो जाएगा। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र जो है Al2O3 है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है एवं कृत्रिम में भी बनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है और H+ आयन की सांद्रता क्या होती है? तो 20 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1000 गुना कम हो जाएगी। जो हमारा एक घोल का पीएच मान अगर 3 से 6 बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? 1000 गुना से कम हो जाएगी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, ब्रोमीन होती है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लाल द्रव होती है। ब्रोमीन होती है वो क्या होती है? लाल द्रव होती है। इसमें ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण
गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन जो है Br का परमाणु क्रमांक 35 होता है तथा यह कमरे के ताप रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है जिसे हाइड्रोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा लाल द्रव। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? 22 का आंसर क्या बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा जो है निम्नलिखित में से रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो हमारा कैडमियम जो है वो हमारा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। यूरेनियम है, थोरियम है और रेडियम है, ये सब रेडियोधर्मी तत्व है, लेकिन कैडमियम नहीं है। तो कैडमियम धातु का वर्गीकरण संक्रमण धातु के रूप में किया जाता है। कैडमियम धातु का वर्गीकरण संक्रमण धातु के रूप में किया जाता है तथा रासायनिक रूप से कैडमियम एक तत्व है, परंतु यह रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैडमियम जो है Cd सिल्वर रंग की धातु होती है जिसमें नीले रंग की झलक होती है और कैडमियम एक विषैली धातु होती है। कैडमियम का सर्वाधिक उपयोग निकल कैडमियम बैटरी के उत्पादन में किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा कैडमियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघनन क्या है? संघनन क्या है ये बताना है हमें। तो संघनन जो है हमारा वो वाष्प का द्रव में परिवर्तन है। संघनन जो है, संघनन क्या कहलाता है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन को ही हम बोलते हैं संघनन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और जब कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होती है तब इस स्थिति को संघनन कहा जाता है। इसको कंडेंसेशन भी बोलते हैं संघनन को। अर्थात संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस संगठित होकर अर्थात ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। उदाहरण में बादल, कोहरा, वर्षा इत्यादि ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलयन विलाय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा विलयन की सांद्रता। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर विलयन की सांद्रता, क्योंकि विलयन जो है विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में विलयन भी सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विदित हो कि विलयन 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है और समांगी मिश्रण से तात्पर्य मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन व गुण एक समान होते हैं। सामान्यतः अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान होता है। विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थिति एक या अधिक अवयव विलय कहलाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विलयन की सांद्रता हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में ए में था। अगला क्वेश्चन हमारा, बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली कौन सी गैसें हैं बताना है हमें। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन हो जाएगा। 25 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है और ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है। तो 26 का आंसर हमारा हो जाएगा, जस्ते की परत होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, जस्ते की होती है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनीकरण कहते हैं। अतः अब इस उत्तर हमारा विकल्प ए होगा सही। अगला क्वेश्चन हमारा, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। तो 27 का हमारा डी हो जाएगा, सल्फोनेट हो जाएगा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट जो है वो सल्फोनेट है, क्योंकि डिटर्जेंट आद्रक अथवा आद्रकों की यौगिक होते हैं तो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सल्फोनेट। अगला क्वेश्चन हमारा, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक भी नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमारा गंधक, ये मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता ये सब नहीं पाया जाता है। जो पाया जाता है फ्रेंड्स हमारा उसमें अम्ल, यूरिया ये हो गया हमारे, और पोटेशियम हो गया, और हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी नहीं फ्रेंड्स, हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम भी पाया ही जाता है हमारा, लोहा भी पाया जाता है, आयरन और जस्ता भी पाया जाता है। तो एक से हमारा अधिक हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा हमारा। इसको हम, गंधक तो नहीं होगा हमारा, लेकिन ये हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, और जस्ता भी हो जाएगा। जस्ता नहीं होगा, जस्ता नहीं होगा, हो जाएगा हमारा कौन कौन सा, तो मैग्नीशियम हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एक से अधिक हो जाएगा मैग्नीशियम और लोहा। क्वेश्चन है नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है, कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा जो है हमारा ब्लू वेट्रल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र CuSO4 5H2O होता है। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है, और नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मद अल्कोहल में अघुलनशील है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन हमारा रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। पानी का उबलना जो है हमारा क्या है, एक रासायनिक विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या है, पानी का उबलना हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि पानी का उबलना जो है एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अभिक्रिया समाप्त होने पर यह पानी पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाएगा। अन्य उदाहरण बर्फ़ का पिघलना, मोम का पिघलना, ये सब क्या है हमारा बर्फ़ का। अगर मोम का जलना जो पूछेगा वो हमारा रासायनिक हो जाएगा, लेकिन मोम का पिघलना जो है हमारा वो हमारा भौतिक हो जाएगा। तो जो चीज़ मतलब पुनः परिवर्तन में आ जाए, परिवर्तन हो जाए, रिसाइकल हो जाए, वो हमारे क्या है, वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो चीज़ नहीं हो वो हमारा रासायनिक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है। अलौह धात्विक खनिज है बताना है 31 का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा क्या है, लौह धात्विक खनिज वह खनिज होता है जो कि हमारा जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है, जैसे कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता। वे सभी खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम। क्वेश्चन हमारा ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा ट्यूबलाइट तथा परखनलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास जो है वो क्षारीय धातुओं के, जिसमें सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण है, जिसका निर्माण सिलिका, सीरियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सिलिका भी हो जाएगा, सीलियम और कैल्शियम, सोडियम कार्बोनेट भी हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स। तो हमारा सोडियम कार्बोनेट और उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। तो इसमें से बताना है कि सबसे अधिक किसकी है। तो रजत जो है वो हमारा बी हो जाएगा, रजत की सबसे ज़्यादा है, जो कि विद्युत चालकता का क्रम उच्च से निम्न प्रमुख धातुओं से, जैसे हमारा चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और बेरिलियम और कैल्शियम। तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो फ्रेंड्स हमारा चांदी का है, उसके बाद से तांबा का, उसके बाद से एल्युमिनियम, बेरिलियम, कैल्शियम। तो रजत हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा ये हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78.07% पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्वेश्चन है एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन किया जा सकता है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा।
क्या हो जाएगा, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा होता है। ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, यूरेनियम। क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है, यूरेनियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त थोरियम, प्लूटोनियम आदि तत्वों का भी प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा सी हो जाता है, यूरेनियम हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है। इसमें से बताना है हमारा सबसे अच्छा अग्निशामक जो है वह कौन सा है। तो हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है अग्निशामक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे अच्छा अग्निशामक है क्योंकि आग से बचाव हेतु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक अच्छा अग्निशामक है, जो कि अग्निशामक यंत्रों में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, फ्लोरीन अथवा बकीबॉल डैश कार्बन परमाणुओं का बना होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्लोरीन कार्बन एक स्वरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका उपयोग अति चालकता, अर्धचालकता, स्नेहक आदि में किया जाता है। तो उपयुक्त में से एक कोई नहीं होगा आंसर हमारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का कथनांक हमारा क्या होता है। तो बताना है कि हमारा अधिक ऊंचाइयों पर द्रव्यमानों का कथनांक जो होता है हमारा घटता है। क्या होता है, घटता है, जो कि दाब बढ़ने से द्रव का कथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने से द्रव का कथनांक घटता है। दाब अतः कथनांक से समानुपातिक संबंध होता है। यही कारण है कि ऊंचाई के साथ कथनांक घटता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ दाब घटता जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु इसमें से कौन सा है, बताना है। तो सबसे भारी धातु जो है हमारा वो प्लेटिनम है। सबसे भारी धातु जो है हमारा इसमें से प्लेटिनम है। सोना, पारा, चांदी और प्लेटिनम में सबसे भारी धातु जो है हमारा वो प्लेटिनम है। प्रश्न में भारी का तात्पर्य घनत्व से है। उपयुक्त विकल्पों में से प्लेटिनम जो है सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व 21.4545 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है, और चांदी का 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, और पारा का 13.54 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, तथा सोने का 19.32 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होता है। तो याद रखिएगा, सेंटीमीटर क्यूब इसी को बोलते हैं हम लोग घन सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, प्लेटिनम। क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो आइंस्टीन ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थों को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आइंस्टीन हो जाएगा। आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं है, इन्हें एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है, और इसी के संबंध में आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण स्थापित किया, जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। इसके अनुसार द्रव्यमान पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो E=mc² पे है। E हमारा क्या होता है, एनर्जी, m द्रव्यमान और c हमारा प्रकाश का वेग। तो क्या हो जाता है हमारा E=mc², जो कि यह उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थों को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो आइंस्टीन ने बताया था। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ईंधन सेल हो जाएगा, जो कि यह रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ईंधन सेल हमारा फ्यूल सेल जो है एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और ईंधन सेल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को सम्मिश्रित कर विद्युत धारा का निर्माण करता है, तथा इस प्रक्रिया में जल बायो उत्पादित होता है। ईंधन सेल भी एक साधारण बैटरी की भांति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु यह ऊर्जा को संचय नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जिप्सम है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम एक लवण जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। इसको हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेटेड CaSO4 इंटू हाफ H2O बनता है और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जिप्सम हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, बताइए। अभी बताया मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाते हैं क्या, तो क्या कहलाते हैं हमारे, तो आंसर हमारा हो जाएगा एल्कीन कहलाते हैं, जो कि जिसमें 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं हमारा एल्कीन कहलाते हैं। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन जो द्विबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं हम। और एल्केन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विपरीत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं, जो कि एल्काइन त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें त्रिबंध होते हैं, 3 बंध होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइन। जो कि परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंधन बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर इसमें हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा। एल्केन में 1 होता है, एल्कीन में 2 होता है और हमारा एल्काइन में 3 होता है। इसमें 1 होता है, इसमें 2 होता है द्विबंध, इसमें 3 द्विबंध होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो 46 का आंसर बताना। सिरके का रासायनिक नाम जो है हमारा एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो कि सिरके का रासायनिक नाम जो है एसिटिक अम्ल तथा रासायनिक सूत्र जो है CH3COOH होता है, जिसका आईयूपेक नाम जो है एथेनोइक अम्ल है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रक्रियात्मक समूह होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस जो है वो कौन सा है, तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस जो है वो हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, याद रखिएगा। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जो कि उच्च दाब पर सोडा बोतल में अतः क्षेपित की जाती है। क्वेश्चन है खनिज मिनरल क्या है, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, खनिज मिनरल जो है वह हमारा क्या है, तो अकार्बनिक ठोस है, क्या हो जाएगा, अकार्बनिक ठोस है। खनिज मिनरल क्या है हमारा, तो अकार्बनिक ठोस है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज मिनरल प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस है, जिसकी संरचना रावाकृत होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, प्लूटोनियम हो जाएगा, सी। क्योंकि 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय था। इसमें विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो एक में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था और एक में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व हो जाएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। क्वेश्चन है हमारा सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो 52 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, जो कि हमारा सबसे क्रियाशील धातु है। तो हमारा क्रियाशील धातु में सबसे पोटेशियम हो जाएगा, उसके बाद से सोडियम, उसके बाद से कैल्शियम, उसके बाद से आयरन। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे क्रियाशील धातु तो पोटेशियम, उसके बाद से हमारा हो जाता है सोडियम, उसके बाद से हो जाता है हमारा कैल्शियम, उसके बाद से हमारा हो जाता है आयरन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि निकेल, प्लेटिनम, रेडियम और पोलेडियम में उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई होता ही नहीं है। तो हमारा मूल रूप से जो होता है श्वेत धातु जो होता है वो लीड होता है और हमारा लिथियम होता है, याद रखिएगा, लीड होगा और लिथियम होगा, लेकिन हमारा जो है यह इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है,
तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, तो ये हमारा सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं, ये फ्रेंड्स हमारा गलत है। तो आंसर हमारा केवल हो जाएगा एक, आंसर हमारा ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं, तो ये सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीकृत लवण में क्या रहता है हमारा, ये बताना है। तो हमारा जो पोटेशियम आयोडाइड है ये हमारा रहता है। आयोडीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड रहता है। पोटेशियम आयोडाइड जो है हमारा की आई की संरचना है एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट और सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 57 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक लवण को उदासीन लवण कहते हैं, NaCl या KNO3। अगला क्वेश्चन हमारा, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो हमारा कौन सा है? सी हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। संसार के सभी जैव पदार्थ अकार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किस में होता है? तो 59 का आंसर हमारा ई हो जाएगा, केरोसिन में ऑक्सीजन जो होता है अनुपस्थित होता है। इसीलिए हम जब किसी मक्खी को या मच्छर को जब भगाना रहे पानी पर से, तो हम पानी में केरोसिन डालते हैं ताकि उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। प्रश्नगत विकल्पों में से केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती हैं क्योंकि रासायनिक रूप से केरोसिन मिट्टी का तेल है, हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स? आंसर हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में हम ब्यूटेन गैस का प्रयोग करते हैं। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका प्रयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। तो ब्यूटेन का क्या होता है सूत्र? हमारा C4H10 होता है इसका आणविक सूत्र। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का एक प्रमुख घटक है? तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य घटक ब्यूटेन लगभग 65% और प्रोपेन 35% होते हैं। इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन यथा इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, तो प्रोपेन भी हो जाएगा हमारा, ब्यूटेन भी हो जाएगा और इथेन भी थोड़ा होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स। ब्यूटेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, इथेन भी थोड़ा सा होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है हमारा आइसोप्रीन का बहुलक है। क्वेश्चन है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का एक बहुलक है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा, क्योंकि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है PTFE को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है और PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है एवं इसका गलनांक लगभग 327 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली नॉन स्टिक्स सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा ई हो जाएगा। क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्नलिखित में से एक संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट जो है हमारा यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है बेकेलाइट, यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है हमारा? तो 66 का आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक फैट है, वसा है हमारा, याद रखिएगा।
क्या है, वसा है हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 67 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली एक सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो जैसे में पुलिस जांच करता है कि नशे में जो गाड़ी चला रहे हैं, तो उसका एक फिल्टर पेपर में क्या होता है, जांच होता है, जो कि 68 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम ड्राई क्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, इससे हमारा एक पेपर में वो होता है, जो कि उसी से जांच होती है सांस की, तो उसे पता चल जाता है कि नशे में गाड़ी चला रहा है या कोई नहीं चला रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुक्त होती है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। एक में उपयुक्त में से एक भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो घरेलू ईंधन में हमारा एलपीजी में जो होता है हमारा गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है ये हमारा। तो इसमें हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, क्या हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा हमारा। प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है यह हमारा एलपीजी। क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, क्या होता है, तो बताना है हमारा। तो 70 का आंसर हमारा ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा जो ग्रीन हाउस गैस है वह है जो कि पृथ्वी के वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित एक उष्मीय आवरण विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करते हैं। इनमें से प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन है और ओजोन है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ओजोन भी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, तो ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा हमारा, मीथेन हो जाएगा। तो ये सभी हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो सभी होता है, ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सभी होता है। ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन हमारा पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जो कि ये जहरीली गैस भी इसको माना जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल तथा डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता, इससे मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हमारा सबसे जहरीली गैस होता है। क्वेश्चन है साबुन ग्रीस को हटाता है। तो 73 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, पाइसीकरण द्वारा हटाता है। साबुन ग्रीस को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। पाइसीकरण दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों को एक साथ मिलकर एक अर्ध स्थिर मिश्रण बनाने की प्रक्रिया है। यह हमारा सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। बस इतना ही याद रखिएगा कि पाइसीकरण जो है हमारा साबुन ग्रीस को हटाता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, मंदक के रूप में। क्या हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है मंदक के रूप में। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, देखते हैं। तो एस्पार्टेम जो है, एस्पार्टेम, तो ए का हमारा आंसर कौन सा का, एक कृत्रिम मधुरक हो जाएगा, तो हमारा 3 हो जाएगा। और फ्रेयन जो है हमारा प्रशीतक हो जाएगा, जो कि ये ठंडा है। फ्रेयन ये फ्रीज में हम लोग उपयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर में। तो आंसर इसका हमारा हो जाएगा 4। और नियोप्रीन है, तो नियोप्रीन जो है हमारा संश्लेषित एक रबड़ है, तो हमारा एक आंसर हो जाएगा। और बेनाड्रिल जो है हमारा क्या है, प्रतिहिस्टामीन है, तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा। तो प्रतिहिस्टामीन हमारा हो जाएगा, बेनाड्रिल हो जाएगा। तो इसको मिला लीजिएगा, एस्पार्टेम, कृत्रिम मधुरक, फ्रेयन, प्रशीतक, नियोप्रीन, संश्लेषित रबर और बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामीन हो जाएगा। तो आंसर इसको मिला लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो इसमें से बताना है कि सबसे अधिक अम्ल में कौन सी होती है मात्रा।
तो सल्फर डाइऑक्साइड की होती है, जो कि ऑप्शन में हमारा नहीं दिया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, हमारा SO2 हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा होती है फ्रेंड्स। तो आंसर इसका ई मान लीजिएगा। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, लेकिन इसका स्टार करके आंसर SO2 लिख लीजिएगा, जो कि बारिश होती है इसमें हमारा SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन है अम्ल वर्षा होती है, तो इसमें 77 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें कोई नहीं है, तो यही हमारा अम्ल जो वर्षा होती है उसी में हमारा SO2 उसको बोलते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को, जो कि अम्ल वर्षा मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से पेट्रोलों से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है, अतः इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। तो अम्ल वर्षा होती है मतलब तो हमारा पेट्रोल से, लकड़ी से, कोयले जलाने से, तो हाँ ये सब हो सकता है। वर्षा होती है, इसमें ये नहीं दिया है कि उसमें क्या पाया जाता है। जो वर्षा होती है SO2 NO2, तो पेट्रोल से भी हो सकता है अम्ल वर्षा, और लकड़ी जलाने से भी उसमें से निकलती है हमारा। तो आंसर हमारा एक से अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है शुष्क बर्फ क्या है हमारा, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप से बदले ऊध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं, तो CaO को कहते हैं। हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO को क्विक लाइम अनबूझा चूना कहते हैं। यह कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है ये बताना है हमारा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का समानांतर नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन से सीमेंट का मुख्य घटक है, तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखते हैं सीमेंट का निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक जो है चूना पत्थर, लाइमस्टोन तथा सिलिका मिट्टी, SiO2। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम CSO4 × 2H2O को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। चूना पत्थर जिप्सम हमारा हो जाएगा, तो एक उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसमें ये बता रहा है हमारा कि क्लिंकर में जिप्सम और हमारा जिप्सम का भी यूज होता है, और चूना पत्थर और सिलिका मिट्रेट एक साथ गर्म करने पर भी अभिक्रिया फलस्वरूप सीमेंट जो होता है वो निर्माण होता है। तो एक से अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। अगला क्वेश्चन है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, जो कि कार में द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेट होती हैं। इन बैटरियों को लेड संचायक अथवा संचायी बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियां द्वितीयक बैटरी के ही उदाहरण हैं। तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, जो कि बैटरी में उपयोग होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है, तो अभी बताए हैं, ये आंसर क्या हो जाएगा 85 का। फ्रेंड्स बताइए, तो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल जो होता है क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, तो इसमें से बताना है हमारा किसमें कार्बन नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इस ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्योंकि हीरे में भी कार्बन है हमारा, कोयला में भी कार्बन है, और ग्रेफाइट में भी कार्बन है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, सभी में का उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो हमारा हीरा हो जाएगा, सी हो जाएगा और बी हो जाएगा।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हीरा और कोयला, ग्रेफाइट, ये सभी में हमारे कार्बन होते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सबसे सख्त हार्ड कौन सा है, इसमें से बताना है। तो 87 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, जो कि सबसे हमारा हार्ड होता है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप त्रिविमीय दृढ़ संरचना प्राप्त होती है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने एवं कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हीरा हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जो है खाने की वस्तुओं के परीक्षण हेतु प्रयोग होता है। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, 88 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, जो कि सोडियम बेंजोएट जो है, बेंजोएट का प्रयोग खाने के परीक्षण के लिए किया जाता है और हमारा सोडियम बेंजोएट का उपयोग दवा बनाने के लिए भी किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पारद धातु मिश्रण है किसका है। तो 89 का आंसर हमारा हो जाएगा, पारद युक्त मिश्र धातु है, होती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। पारद धातु मिश्रण है किसका, तो पारद धातु मिश्रण धातु होती है, जो कि आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः गैस मुक्त है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस जो है मुख्यतः है। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 90 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। तो 91 का आंसर हमारा ई हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, जो कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो मीथेन हो जाएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संगठक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इसमें बहुत सी कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा सिलाक्सेन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन 50 से 75% तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न धातु में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है। तो निम्न धातु में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है फ्रेंड्स हमारा, तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, पारा हो जाएगा। निम्न धातु में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है, तो पारा हो जाएगा, क्योंकि पारा सामान्य ताप पर द्रव होता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। तो 92 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो बताइए फ्रेंड्स, नींबू खट्टा जो हमारा है वो हमारा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, नींबू साइट्रिक अम्ल में पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण यह खट्टा होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो वाहनों से गैस जो निकलती है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि जहरीली गैस होती है फ्रेंड्स। वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। अतः इस प्रश्न के उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प सही होंगे, लेकिन हम अगर माने तो इसमें हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड मेन होगा। इसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग बोल सकते हैं, फर्स्ट हमारा चॉइस होगा, उसके बाद ही हम इसमें से दूसरा कोई बता सकते हैं। तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड मानिएगा। वाहनों से निकलने वाली गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो क्या बढ़ाई जाती है, तो हमारा कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, इसलिए हमारा कठोर हो जाता है। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुगठता प्रदान की जाती है, जो कि लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बन जाता है। कठोरता बढ़ाने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पिच ब्लेड हो जाएगा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो पिच ब्लेड हो जाएगा। पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है और पिच ब्लेड रेडियम का एक अयस्क है, लेकिन पिच ब्लेड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेड का ही शोधन किया था।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा पिच ब्लेड, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो 99 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्लोरीन के कारण। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्लोरीन तालाब के शुद्ध के जल शुद्धिकरण में क्लोरीन Cl2 का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्लोरीन के कारण। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से हमारा जो है पानी बनेगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा 100 MCQ इसमें इस पार्ट में हमारा खत्म होता है, और सेकंड पार्ट मैं लेकर आऊँगा जल्द ही कल। तो उसमें भी 100 क्वेश्चन MCQ हमारे रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो मेरा, सब टाइम पे आपको मिल जाए। तो इसलिए फ्रेंड्स, और मैं बायोलॉजी का मंडे को लाने वाला हूँ, या ट्यूसडे को हो सकता है कहीं लाऊं। तो फ्रेंड्स, और एडिटोरिया का करंट अफेयर्स आने वाला है, और मैं उसे भी लेकर आऊँगा। अभी आया नहीं है, 2-3 दिन के अंदर में आ जाएगा, तो ज़रूर मैं लाऊंगा। फ्रेंड्स हमारे कमेंट्स में लिख रहे थे कि एडिटोरिया सर लाइए, तो मैं लाऊंगा। अभी तो एसपीटी का आया था, तो मैंने एसपीटी का करा चुका हूं, जो कि 8 से 12 MCQ हैं। उसमें जाकर आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में हमारे डाले हुए हैं ऑलरेडी वीडियो, और मैं एडिटोरिया का भी लाऊंगा फ्रेंड्स। तो ज़रूर फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स मैं बता रहा हूं कि आप मेरे वीडियो बहुत सारे फ्रेंड्स देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और मैं यहाँ पे से देखता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत थोड़े से कम कर रहे हैं, देख रहे हैं बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर थोड़ा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हूँ। उसके बाद से आप जो बोलते हैं मैं ज़रूर लाता हूँ। आप लोग बोले थे कि सर इकोनॉमिक्स लाइए, तो मैंने इकोनॉमिक्स लाया। उसके बाद से बायो केमिस्ट्री के लिए आप लोग बोले थे, तो मैं केमिस्ट्री लाया, और बायो भी फिर लाऊँगा जल्दी ही। तो फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए आप लोग भी। बहुत इतनी गर्मी है, और मैं फ़ैन ऑफ करके ये सब आप लोग के लिए पूरा मेहनत करता हूँ। 2 घंटा 3 घंटा इसमें लगता है, एक हमारा सब करने में, वीडियो सब करने में। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चलिए फिर ज़रूर शेयर कीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।